नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। जैसा कि मैंने थंब पर लिखा हुआ होगा, नंबर पूरे हो गए हैं। कैसे हुए हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लाइक और शेयर पहले कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नहीं किया हुआ। ख़ास तौर पर लाइक वीडियो को ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादातर लोगों के पास बात पहुंचाने में आसानी होती है, लोगों की फीड में जाती है। फिर अगर आप वीडियो को लाइक कर दें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लेकिन क्योंकि जो मैं आगे बात बताने जा रहा हूँ उसके बाद शायद आप इसको लाइक ना करें। उसकी बात यह है, उसकी वजह यह है कि ये कोई खुशखबरी नहीं है, क्योंकि जो इतलात हैं वो ये है कि 4 सेनेटर्स जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं, यानी ये इस वक्त वो गायब हैं। जिनमें से 2 के बारे में जो इतलात हैं वो ये है कि वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 2 जो हैं वो बीएनपी मैंगल से ताल्लुक़ रखते हैं। जो दोनों बीएनपी मैंगल से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें से भी एक खातून है, एक मर्द है, और जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें से भी एक खातून है, एक मर्द है। और जो बीएनपी मैंगल हैं उनके बारे में बड़ा ऑब्वियस है कि अख्तर रज़ा मैंगल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीएनपी मैंगल के सरबराह हैं, उन्होंने अख्तर मैंगल ने ये ट्वीट की है और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि सेनेटर नसीमा एहसान जो कि उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका जो पार्लियामेंट लॉजेस में जो उनका कमरा है उसको रेड किया गया है। और उन्होंने ये बताया कि उनका जो बेटा है उनको उठा लिया गया है, अबडक्टेड है वो। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि इसके अलावा कासिम रूंजो जो कि उनकी ही पार्टी के एक और सेनेटर हैं, उनको जो है वो आज वो सुबह 8 बजे इस्लामाबाद गए थे अपना डायलिसिस करवाने के लिए, और उस वक्त से उनके साथ रब्ता नहीं हो सका है। तो ये 2 लोग जो हैं वो उनकी पार्टी के इस वक्त गायब हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि गायब रह नहीं सकते ये लोग, क्योंकि इनको सामने आना पड़ेगा और सामने आकर वोट देना पड़ेगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि आप एब्सेंट हों किसी भी आईनी तरमीम के लिए। अगर आप एब्सेंट होंगे तो आपका वोट काउंट ही नहीं होगा, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर्स है सेनेट में भी और हाउस लोअर हाउस में नेशनल असेंबली में भी, वो दोनों के अंदर पूरी 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। चाहे बाकी के लोग ना आए, लेकिन जो लोग मौजूद हैं वो टोटल, यानी अगर आपकी जैसे फॉर एग्जांपल 272 की टोटल होती है ना, अब 266 की हो गई है जो हमारी नेशनल असेंबली है, तो 266 लोग जो है ना उनका 2/3 होगा। और 96 की आपकी सेनेट है इस वक्त, तो 96 सेनेटर्स में से 64 जो है वो 2/3 बनाते हैं, तो 64 सेनेटर्स का होना ज़रूरी है। ये नहीं होगा कि जितने टोटल मौजूद थे मौके पर उनका एक जो है वो 2/3 लिया जाए। जो टोटल नंबर है उसका 2/3 होना बहुत ज़रूरी है। एब्सेंट होने की गुंजाइश यानी कि नहीं है। तो ये जो 2 लोग हैं जिनके बारे में अख्तर मैंगल साहब ने कहा है कि ये दोनों जो हैं वो अबडक्टेड हैं, सॉरी एक अबडक्टेड है, एक का बेटा अबडक्टेड है, और उनके बारे में इतलात जो हैं दूसरे वाले जिनका डायलिसिस हुआ है वो गायब हैं। इन दोनों के बारे में जो है वो कल तक क्लियर हो जाएगा, यानी जब भी ये सेनेट के अंदर लेकर आई जाएगी जो भी तहरीक है बिल है, तो उस वक्त तक ये फैसला हो चुका होगा कि ये कहाँ पर हैं, वो सामने होंगे, वरना पॉसिबल नहीं है कि वो सिर्फ गायब रहें। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 2 सेनेटर हैं, एक सेनेटर जरका हैं उनकी, जिनके बारे में भी ये इतलात हैं कि उनके बेटे को अबडक्ट किया जा चुका है, जबकि दूसरे सेनेटर फैसल सलीम रहमान हैं जो कि पिछले कुछ टाइम से जो है वो गायब है, और पीटीआई का क्लेम है कि उनको भी जो है वो अबडक्ट किया गया है। अब कुछ लोगों के इसके अलावा भी इतलात थी, कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं। पाकिस्तान से अगर कोई बाहर है, जैसा कि मैंने कहा कि वो अगर एब्सेंट है तो वो डजंट काउंट। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर है उसको नेशनल असेंबली, या बाहर है उसको नेशनल असेंबली या सेनेट में उस वक्त मौजूद होना पड़ेगा जिस वक्त वोटिंग हो, वरना 2/3 मेजॉरिटी काउंट नहीं होगी किसी के एब्सेंट होने की वजह से। दूसरी चीज़ जनाब ये है कि जो नवाज शरीफ और ये भी आपको बता दें कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो है क्या। सूरत हाल जनाब ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान मिल जाते हैं हुकूमत के साथ, और इसके अलावा और भी लोग जो हैं वो मिल जाते हैं, तो उसके लिए फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी सारों को साथ मिला लें, तो पीटीआई को निकाल के, और उनके जो डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं, डाई हार्ड एलाइज हैं, फॉर एग्जांपल पीएमएलक्यू के कामिल अली आगा हैं सेनेटर, वो उनके पक्के एलाई हैं, वो नहीं हिलते। एसआईसी है या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, इन पार्टीज़ का कोई भी कैंडिडेट जो होगा वो पीटीआई से नहीं हटेगा। तो जो उसके अलावा हैं उनकी तादाद बनती है गालिबन 65 या 66। इसमें कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं, इसके अलावा इसमें जो है वो जेयूआई है, इसमें बीएनपी मैंगल है। तो जो टोटल नंबर चाहिए वो है 64, और इन लोगों को निकाल के जेयूआई को मिला के तकरीबन जो इनके पास तादाद बनती है वो है 59। फिर उसके बाद एएनपी को शामिल करें तो बनती है 62, यानी 2 लोग कम हैं। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये कि 4 लोग जो हैं वो गायब हैं। तो अगर ये 4 लोग सामने आते हैं, क्योंकि अगर गायब हैं और ऑन देयर ओन अकॉर्ड गायब हैं,
तो फिर वोट तो मिल जाएगा। लेकिन अगर इनको अबडक्ट किया गया है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इनको सामने तो लाना पड़ेगा। फ़ायदा किस तरह से लिया जा सकता है कि इनको कोअर्शन की जा रही हो, किसी तरह से इनको जो है वो मनाया जा रहा हो, इनको जो है वो कोई इनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही हो। इसी तरह नेशनल असेंबली जो है इसमें मौलाना फजलुर रहमान के अलावा जो टोटल नंबर बनता है वो बनता है 214। मौलाना फजलुर रहमान के हैं 8 एमएनए, तो उनको मिला के बन जाता है 222। टोटल जो नंबर चाहिए इनको वो चाहिए 266 की 2/3 मेजॉरिटी बनती है 224 पे, तो इनको 225 लोग यानी चाहिए। उसके लिए भी 2-3 एमएनएस की इनको ज़रूरत है। अब वो कहाँ से मैसर आएंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं 8-10 ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शमूलियत इख्तियार नहीं की और SIC में भी शमूलियत इख्तियार नहीं की, चाहे वो किसी के भी बैक्ड हैं। जिनमें एक तो साहब जो हैं वो मुबारक ज़ेब जो कि बाजौड़ से हैं, वो PTI के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़कर आए थे, उनका कहा जा सकता है। इसी तरह कुछ लोग हैं जो PTI एफिलिएटेड हैं, यानी कि दिल से PTI के साथ हैं या उनकी सपोर्ट से जीते हैं, लेकिन उन्होंने कोई सर्टिफिकेट वगैरह या अलायंस वगैरह जो है वो नहीं दिखाया हुआ। ऐसी सूरत में रियाज फतेहाना है। कुछ 3 लोगों का तो बड़ा क्लियर है ना, ज़ैन कुरैशी, उमर अयूब और जो ये साहब हैं गौहर खान, ये किसी पार्टी में नहीं है, मगर ऑब्वियसली ये PTI के लोग हैं, ये तो वोट नहीं कहीं और दे रहे। लेकिन जो लोग हैं रियाज फतेहाना के ऊपर कहा जा रहा है कि काम है, लेकिन रियाज फतेहाना के बारे में भी इतलात हैं कि वो शायद पाकिस्तान में नहीं है। इसी तरह एक और साहब जो हैं वो मुबारक ज़ेब हैं। इसके अलावा कोई कोयटा से एक साहब हैं, मोहम्मद ज़ई करके कुछ उनका नाम है, मोहम्मद समथिंग करके नाम है उनका, कोयटा से। उनके बारे में कुछ क्लियर नहीं है कि वो किस पार्टी के हैं, वो PMLN के हैं या PTI के हैं। वो जीते थे PTI की हिमायत से, उसके बाद उन्होंने PMLN में शमूलियत का ऐलान किया। उसके बाद उन्होंने बार बार जो है वो लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया। उसके बाद PMLN ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक जो होती है ECP में मूव की कि इनको जो है वो पार्टी से निकाला जाए, इनकी जो सीट है वो खाली की जाए। उसके बाद उन्होंने PMLN, लेकिन अभी वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठते हैं, लेकिन उनका जो ECP के पास जो दाखिल हुआ है दफ्तर में, वो यही है कि वो PMLN के मेंबर हैं। तो वो क्या करते हैं, और भी कुछ लोग हैं इस तरह के जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उधर से कोई सरप्राइज़ आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये सरप्राइज़ आ सकेगा, बिकॉज ये ब्लेटेंट वायलेशन होगी। मैं बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, चाहे वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गलत फैसला है, लेकिन उसके बावजूद वो ब्लेटेंट वायलेशन होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, एंड दैट कुड बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। वो अगर हुआ तो बहुत ख़तरनाक मामला होगा। उसको जब तक रिवर्स नहीं किया जाता डिसीजन को, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा रिस्क लेगा, इतना बड़ा कार्रवाई डालेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना है। और फिर वो हो भी जाए तो फिर एकदम से फ़ौरन लिस्टें आएँ, फिर उन लोगों को वापस लाया जाए, फ़ौरन उनको नोटिफाई किया जाए, उनके खिलाफ कोई पटिशन्स भी ना आए, वो फ़ौरन वोट भी दे दें। मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ होगा। तो इलेक्शन कमीशन का जो चीज़ है वो तो आप एक तरफ कर दें। जो इस वक्त तरमीम की हालत है, फाइनली मैं वो भी बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो लगता है यही है कि वो नहीं बन रही। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन रहा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के साथ साथ एक कमेटी बन रही है, एक पैनल होगा जिसमें 3 या 5 चीफ जो टॉप जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और बाकी 3 को बाकी 4 जो होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा। उसमें जो सीनियरिटी का मामला है वो फिर कैंसिल हो जाएगा। अगर वो होता है तो ऐसी सूरत में जो इतलात हैं वो ये है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बन जाए, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ना हो, कोई और चीफ जस्टिस हों, मंसूर अली शाह साहब सीनियर होते हुए जूनियर बना दिए जाएं। वो एक अलग वो बहस है, क्या वो रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में या वो छोड़ जाएंगे, क्या होगा, क्या कोई वकला तहरीक चलेगी नहीं चलेगी, वी डोंट नो येट। या जो शख्स जिसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा वो चीफ जस्टिस रहेगा या नहीं रहेगा, वो रहना चाहेगा या नहीं चाहेगा। एक बहुत सीरियस सवालात हैं जो कि अभी क्लियर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में इट माइट हैव बीन ईजियर, मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो ज़िद है वो अब पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि दे डोंट हैव एन ऑप्शन। तो मौलाना की ज़िद पूरी करने के लिए अब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाना पड़ रहा है, शायद जो इतलात हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में टॉप 5 जजेस होंगे, जो इंडिया का फॉर्मूला है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीफ जस्टिस हैं उसका पैनल अगर आ जाता है तो उसमें मंसूर अली शाह, यानी मौलाना ने मंसूर अली शाह के हक़ में वोट नहीं दिया। उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला है जिसमें काजी फायज़ ईसा भी चला गया और मंसूर अली शाह भी चला गया और मोस्ट लाइकली मुनीब अख्तर भी चला गया। उसके नीचे से किसी को भी चीफ जस्टिस जो है वो बनाया जा सकता है। अगले 3 जो हैं उसकी तरफ से हुकूमत को कोई खौफ नहीं है, उनका ख्याल है। उन्होंने तो मंसूर अली शाह साहब के लिए भी 3 साल निकाले थे, मगर शाह साहब जो हैं वो ज़्यादा उनको क्या कहते हैं हो गया
हौका जिसको कहते हैं। तो अब क्या किया जा सकता है, देखते हैं कि कल क्या होता है। उनका हौका कामयाब होगा या आसिम मुनीर और उनकी टीम का हौका कामयाब होगा ये तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।